नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में अमीरी के उन 7 सिद्धांतों को बताया गया है जिसका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो कुछ ही समय में हम भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में धन के सिद्धांतों को एक कहानी के तौर पे समझाने का प्रयास किया गया है। हर कहानी पैसे को बचाने और धन को सही तरीके से उपयोग करना बताती है। यह पुस्तक जीवन का वो ज्ञान देती है जिसे सीखकर एक आम आदमी भी अमीर बन सकता है और खुशी से अपना पूरा जीवन जी सकता है। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बुक में बताई गई रूल्स को अगर इंसान अपनी आदत में डाल ले और लगातार उन नियमों का पालन करे तो वो अमीर जरूर बनेगा, जिससे फिर सौभाग्य और समृद्धि हमेशा उसके साथ रहेगी। ये सिद्धांत पहले जितने इफेक्टिव थे आज भी उतने ही प्रभावी हैं। दोस्तों, चलिए समरी को शुरू करते हैं। समरी शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का लेखक जॉर्ज एस क्लासन है। क्लासन का जन्म लुसियाना मिसूरी में 7 नवंबर 1874 को हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से पूरी की। लेखक स्पेनिश और अमेरिका युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना में थे। बेबीलोन अब तक के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यह पूरे इतिहास में एक बेहद धनी और प्रभावशाली शहर होने के लिए जाना जाता है। फिर भी एक ऐसा शहर जो नष्ट हो गया था और फिर कभी नहीं उठा। बेबीलोन के सभी धनी सेल्फ मेड थे। पैसा उन्हीं के लिए भरपूर है जो इसकी प्राप्ति के इन सरल नियमों को समझते हैं। रूल नंबर 1, पर्स को मोटा करना शुरू करें। रूल नंबर 2, खर्च पर नियंत्रण रखें। रूल 3, सोने को मल्टीपल करें। रूल 4, खजाने को नुकसान से बचाएं। रूल 5, आवास को लाभकारी निवेश बनाएं। रूल 6, भविष्य की आय का सुनिश्चित करें। रूल 7, कमाने की क्षमता बढ़ाएं। बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्र। इतिहास में बेबीलोन से अधिक आकर्षक कोई शहर नहीं था। इसके नाम से ही धन और वैभव का आभास होता है। इसके सोने और जवाहरात के खजाने शानदार थे। ये यूफ्रेट्स रिवर के किनारे एक समतल शुष्क घाटी में स्थित था। उसके पास कोई जंगल नहीं था, कोई खदान नहीं थी, निर्माण के लिए पत्थर भी नहीं था। यह एक प्राकृतिक व्यापार मार्ग पर भी स्थित नहीं था। बारिश फसल उगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बेबीलोन मनुष्य के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बड़े शहर का समर्थन करने वाले सभी संसाधन मानव द्वारा विकसित थे। इसके सभी धन मानव निर्मित थे। बेबीलोन के पास केवल 2 प्राकृतिक संसाधन थे, एक उपजाऊ मिट्टी और दूसरा नदी का पानी। बेबीलोन के इंजीनियरों ने बांधों और सिंचाई नहरों के माध्यम से नदियों के पानी को मोड़ा और बेबीलोन के लोगों को इरिगेशन और पीने के लिए पहुंचाया। एक शहर के रूप में बेबीलोन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। बेबीलोन शहर को एक आधुनिक शहर की तरह ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। गलियां और दुकानें थी। पेडलर्स ने आवासीय जिलों के माध्यम से अपने माल की पेशकश की। शहर के भीतर शानदार मंदिरों में पुजारी शाही महलों के लिए एक इनर एनक्लोजर थे। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें शहर की दीवारों से ऊंची थी। बेबीलोन के लोग कला के दक्ष थे। इनमें मूर्तिकला, पेंटिंग, बुनाई, सोने का काम और धातु के हथियारों का निर्माण और कृषि टूल्स शामिल थे। उनके ज्वेलर्स ने सर्वाधिक कलात्मक आभूषण बनाए। बेबीलोन के लोग चतुर फाइनेंसियर और व्यापारी थे। वे एक्सचेंज के साधन के रूप में धन के मूल आविष्कारक थे। 540 ईसा पूर्व तक बेबीलोन पर कभी बाहरी लोगों ने हमला नहीं किया था। उस समय के महान विजेताओं में से एक साइरस बेबीलोन पर हमला करना
और उस पर कब्जा करना चाहता था। युद्ध जीतने के बाद वो बिना किसी प्रतिरोध के 4 दीवारों वाले शहर के अंदर प्रवेश कर गया। उसके बाद शहर की शक्ति और प्रतिष्ठा धीरे धीरे खत्म हो गया और कुछ 100 वर्षों में इसे छोड़ दिया गया और उजाड़ दिया गया। द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, वो आदमी जो सोने की इच्छा रखता है। बेबीलोन की 2 दोस्त की कहानी है, एक रथ बनाने वाला बंसिर और कोबी जो एक वीणा वादक है। बंसिर बहुत ही हतोत्साहित होके उसके घर के चारों तरफ बनी दीवार पर बैठकर अपनी छोटी सी घर को देख रहा था। तभी उसका दोस्त कोबी वहां आया। कोबी देखता है बंसिर अपनी वर्कशॉप में आधे अधूरे रथ को पूरा करने के बजाय दिन में सपना देखते हुए दीवार पर बैठा है। बंसिर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा होता है। बंसिर अपने दोस्त को अपने सपने के बारे में बताता है, जहां उसके पास वो सारा पैसा था जो वो चाहता था, जो उसके दिल की हर चीज पर खर्च करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन वो जब सपने से बाहर आता है तो खुद को अपनी गंभीर स्थिति में पाता है, बिना किसी बचत के। उसी वक्त कोबी बंसिर से ऋण मांगता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कोबी के पास भी बहुत पैसा नहीं होता है। सपने को साझा करते हुए दोनों आश्चर्य करते हैं कि क्यों उनके पास पैसा नहीं है। उनसे क्या गलती हुई जो वो दूसरे बेबीलोन के अमीर जैसे जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आशा है कि केवल कड़ी मेहनत ही उनके जीवन को जादुई रूप से अवकाश के जीवन में बदलने के लिए पर्याप्त होगी। जब वे बात करते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि ज्यादातर पुरुष समान परिस्थितियों में पैदा होते हैं। इसी तरह वे अपने पुराने दोस्त अर्कड के बड़े भाग्य पर चर्चा करते हैं, जो बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी के रूप में जाना जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्कड के पास इतना बड़ा भाग्य है, फिर भी उनके पास कुछ भी नहीं है। वो निर्णय लेते हैं कि अपने अमीर दोस्त अर्कड के पास बात करेंगे, क्योंकि अपने आप को धन के रास्ते पर ले जाने के लिए उन लोगों से सीखना महत्वपूर्ण है जिनके पास धन प्राप्त करने का अनुभव है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो बंसिर और कोबी इसी तरह की स्थितियों में अन्य दोस्तों के साथ अपने दोस्त अर्कड से बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से अपने महान भाग्य का रहस्य साझा करने के लिए कहते हैं। जवाब में अर्कड ने अपनी कहानी साझा की। जब अर्कड युवा था तो वो भी बंसिर, कोबी और अन्य लोगों के जैसा ही था, काम करना और कभी भी आर्थिक रूप से कहीं नहीं जाना। अपनी नौकरी के माध्यम से वो एक साहूकार अल्केमिस्ट से परिचित हो गया, जिसको अर्कड ने वही सवाल पूछने का फैसला किया जो अब उससे पूछा जा रहा है, एक अमीर आदमी कैसे बने। अल्केमिस्ट अर्कड को पहला सीख प्रदान करता है, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपके पास रखने के लिए होता है। यह सदियों पुरानी कहावत है जो हम सभी ने अक्सर सुनी है, पहले खुद को भुगतान करो। यह काफी सरल है, लेकिन यदि आप इसे व्यवहार में नहीं लाते हैं तो आप इस तरह की आदत के विशाल लाभ को नहीं जान पाएंगे। जैसा कि अर्कड ने सीखा है, वो जो कुछ भी कमाता है उसका 10वां हिस्सा खुद को देता है। बाद में जैसा कि अर्कड ने उस 10वें हिस्सा को दूर रखने की आदत डाल ली है, हम दूसरा सबक सीखते हैं। अर्कड ने थोड़ा पैसा बनाया और कुछ रत्नों में निवेश करने के लिए अपने एक राजमिस्त्री दोस्त की सलाह लेता है और अपना पूरा बचत खो देता है। अल्केमिस्ट रत्न के बारे में एक राजमिस्त्री से सलाह लेना मूर्खता बताता है। अल्केमिस्ट से दूसरा सीख, केवल उन्हीं से सलाह लें जो आपके प्रश्नों के मामले में अनुभवी हों। एक समय के बाद अल्केमिस्ट फिर से अर्कड की जांच करने के लिए लौटा। उसने अपनी गलती से सीख लिया था और माल का कारोबार करने वाले व्यापारियों की सलाह पर निवेश किया था और अच्छा लाभांश अर्जित किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी बचत के कमाई के साथ क्या किया, अर्कड ने गर्व से
अल्केमिस्ट की दी गई दावत के बारे में बताया, जो कपड़े उन्होंने अपनी पत्नी के लिए खरीदे थे और उनकी सवारी करने के लिए एक गधा खरीदने की उनकी योजना थी। इस खबर से अल्केमिस्ट ने अर्कड को ललकारा, यदि आप अपने सोने के बच्चों को लेते हैं और बच्चों के बच्चे पैदा करते हैं तो आप बिना पछतावे के कई समृद्ध भोज का आनंद लेंगे। यहाँ पर बच्चे का मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न्स, और रिटर्न को फिर इन्वेस्टमेंट करके उसका फिर रिटर्न्स, जो रिटर्न्स है उसको यहाँ पर ऑथर बच्चे से कंपैरिजन करते हैं। तीसरा सीख, रिटर्न के कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। धन संचय करने और उसका सदुपयोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दो चीजों की आवश्यकता होती है, समय और अध्ययन। वास्तव में सभी लोगों के पास समय प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन कुछ ही इसे अपने धनी बनने के लिए उपयोग करते हैं। समय के संसाधन को लागू करने के रचनात्मक उपयोगी तरीकों की तलाश करने के बजाय बहुत से लोग अपने जीवन को विविध गतिविधियों से भर देते हैं जो उन्हें समय बिताने में मदद करते हैं। अध्ययन दो प्रकार की शिक्षाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है जो धन उत्पन्न करना चाहता है, विशिष्ट विषयों के बारे में सीखना, और दूसरा वो ट्रेनिंग जो हमें सिखाता है उसे कैसे पता करें जो हम नहीं जानते। दोनों प्रकार की शिक्षा उपयोगी और मूल्यवान है। कई बुनियादी सिद्धांत हैं जो धन के अधिग्रहण पर लागू होते हैं। आप जितना कमाते हैं उससे कम पर जिएं। अधिकांश लोग अपने बिल का भुगतान करने के लिए श्रम करते हैं। वे सफल महसूस करते हैं जब वे महीने के अंत तक पहुंचने और अपने सभी खातों और दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम होते हैं। पर्सपेक्टिव में एक वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी और से पहले हर महीने खुद को पहले भुगतान करने की प्रतिबद्धता बनाता है। यह उतना ही अधिक या उतना ही कम हो सकता है जितना सोचा गया हो। जल्द ही व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि वे कम पर जी रहे हैं और उनके पूंजीगत भंडार धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक नियमित बचत कार्यक्रम की स्थापना से गर्व, आत्मनियंत्रण और प्रगति की जबरदस्त भावना आती है। हर किसी के जीवन काल में वर्षों में बहुत सारा पैसा उनके हाथ से होकर गुजरता है। यदि कोई व्यक्ति उस धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखेगा तो अंततः उसके पास पूंजी का एक बड़ा पूल उपलब्ध होगा। 7 क्योर फॉर ए लीन पर्स। झोली भरने के ये 7 राज या 7 तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अपना पर्स भरना शुरू करें। आपके द्वारा कमाए गए प्रत्येक 10 सिक्कों में से केवल 9 खर्च करें। आप देखेंगे कि आपका पर्स कैसे जल्दी भरने लगता है। आप देखेंगे कि आप इन आमदनी से वैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं और आप जल्दी पैसा कमा रहे होंगे। अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। पॉइंट नंबर 2, अपने व्यय पर नियंत्रण रखें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिसे हम अनिवार्य व्यय कहते हैं। वो हमारी आय के अनुपात में बढ़ता है यदि हम इससे बचने के लिए कुछ नहीं करते हैं। अपनी इच्छा को अपनी आवश्यकताओं से भ्रमित न करें। अपनी आय के 90% के आधार पर आपको जो खरीदना है उसका बजट बनाएं। पॉइंट नंबर 3, आपके सोने को उपयोगी बनाना। आपके सोने को आपके और आपके बेटे और आपके बेटे के बेटों के लिए काम में लाने के लिए आपके सोने को निवेश करना चाहिए। सोना तेजी से बढ़ता है। सुनिश्चित करें कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, अपने सोने को खोने से बचाएं। यदि आपके पास सोना है तो आपका मन किसी आकर्षक प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए ललचाएगा। अपनी पूंजी सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित उद्यमों में निवेश कर रहे हैं और बुद्धिमान लोगों से सलाह लें कि निवेश कैसे करें। पॉइंट नंबर 5, अपने आवास को लाभदायक निवेश बनाएं। ऐसे संपत्ति आप खरीदें जहां से आपको किराया मिल सके और अपने लिए एक घर जरूर बनाएं। एक अच्छा घर है तो ये आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। पॉइंट नंबर 6,
भविष्य की आय सुनिश्चित करें। अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के लिए कुछ आय का अनुमान लगाएं। इसके लिए आप जमीन और मकान खरीद सकते हैं। अपने स्वयं को बूढ़े होने और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए अग्रिम रूप से प्रदान करें। पॉइंट नंबर 7, अपनी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाएं। सामान हासिल करने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। हमारे पास जितना अधिक ज्ञान होगा, हम उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। हमेशा अधिक सीखने और समझदार बनने की कोशिश करें, जो आपको आर्थिक रूप से मदद करेगा। मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक, सौभाग्य की देवियों से मिले। इस अध्याय में अर्कड राजा के चुने हुए 100 लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वो भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उनसे पूछा गया है कि क्या जीवन में भाग्य को प्रोत्साहित करना संभव है, क्योंकि हर कोई भाग्यशाली होने की इच्छा रखता है। अर्कड जुए के बारे में बात करते हुए शुरू करता है। वो कहता है कि हालांकि इस तरह से बड़ी रकम जीतना अभी संभव नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि क्या पैसे कमाने का यह तरीका वास्तव में उस पैसे से सौभाग्य लाएगा। वो कहता है कि वो एक भी अमीर आदमी को नहीं जानता जो इस तरह से अमीर बनने लगा हो। उनका कहना है कि उनका विचार है कि सौभाग्य उन लोगों के पास आता है जो टाल मटोल नहीं करते, बल्कि अवसरों को स्वीकार करते हैं। जो लोग संकोच करते हैं और विलंब करते हैं और अवसरों को लेने में असफल होते हैं, वे सौभाग्य को आकर्षित नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग अवसरों में कूदने को तैयार हैं, वे सौभाग्य की देवी के पक्षधर हैं। अर्कड ने एक बार फिर पुरुषों से कहा कि वे अपनी कमाई का कम से कम 10 में से 1 हिस्सा निवेश करें। द 5 गोल्ड लॉज, यहाँ पे सोने को संपत्ति के साथ तुलना किया गया है। बेबीलोन में संपत्ति सोने से मापा जाता था। सोने को आकर्षित करने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने, अपने पैसे से जुड़ी परेशानी को दूर करने के 5 नियम हैं, जो इस प्रकार है। रूल नंबर 1, सोना हासिल करने के लिए अपनी कमाई का 10% खुद के लिए और परिवार के लिए बचा के रखें। रूल नंबर 2, अपनी कमाई के लिए प्रॉफिट का रास्ता अपनाएं। रूल नंबर 3, इन्वेस्टमेंट के लिए बुद्धिमान और एक्सपीरियंस लोगों से ही सलाह लेनी चाहिए। रूल नंबर 4, सलाह सही लोगों से ना लेने पर धन व्यर्थ हो जाता है। जिन्हें इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं, अनुभव नहीं, इस कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं हो, तो उनसे इन्वेस्टमेंट से संबंधित सलाह नहीं लेनी चाहिए। रूल नंबर 5, गलत कार्यों में पैसे लगाने पर पैसे बेकार हो जाते हैं। अपनी क्षमता से ज्यादा की चाहत, गलत लोगों की संगत, लालच देने वालों की सलाह नहीं माननी चाहिए। अपनी गलत इच्छा की पूर्ति, जिस बात का ज्ञान नहीं हो वहां पैसे इन्वेस्ट करने से नुकसान ही होता है। द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता। इस चैप्टर में रॉडन नामक व्यक्ति की कहानी के माध्यम से उधार देने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसका जिक्र किया गया है। रॉडन एक भाला बनाने वाला था। रॉडन के काम से खुश होकर बेबीलोन के राजा ने उसे कुछ मोहरे इनाम के रूप में दी, जिसे पाकर वो खुश हुआ और उसे डर भी लगा, क्योंकि जैसे ही सबको पता चला कि रॉडन को मोहरे इनाम में मिली है तो लोग उधार मांगने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था किसे दें और किसे न दें। इस समस्या के समाधान के लिए उसने मैथन नामक व्यक्ति से सलाह ली, जो एक साहूकार था। मैथन ने कुछ जरूरी बातें बताई जो उधार देते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर उधार मांगता है तो वजह पूछे, और अगर वजह सही लगे तभी उधार दे। अगर किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए उधार चाहिए तो ये जानना चाहिए कि उसे अपने कार्य की कितनी नॉलेज है जिसका वो बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं तो बिजनेस असफल होने की संभावना रहती है। किसी को उधार दे तो एग्रीमेंट करे
ताकि लेने वाला समय से उधार चुका सके। उधार जिसको भी दें उस व्यक्ति के बारे में और वो क्या काम करता है जानकारी पता करें। दूसरे लोगों से भी उसके बारे में पूछ लें। उधार देते समय लौटाने की बात भी जरूर कर लें। उधार सोच समझ कर देना चाहिए, ना कि भावनाओं में बहकर दें। उधार देते समय ध्यान रखें, अगर कोई उधार नहीं दे पाता तो खुद को परेशानी न हो, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही उधार दें। सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होता है, वरना नुकसान होता है। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन की दीवारें। इस चैप्टर में लेखक लिखते हैं कि कैसे अपने भविष्य की परेशानियों से बचा जाए। परेशानियां कभी पूछकर नहीं आती, अचानक आती है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में आने वाली मुश्किलों का सामना कर पाएं। आज के युग में कुछ बातों से फ्यूचर सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे बीमा पॉलिसी लेना, सेविंग अकाउंट्स में बचत करना, इन्वेस्टमेंट बुद्धिमान और अनुभवी लोगों से सलाह लेकर करना। बंजार एक योद्धा था जो बेबीलोन के मार्ग की रक्षा करता था। बंजार पहला व्यक्ति था जिसने शहर की घेराबंदी के बारे में खबर दी थी। हम बेबीलोन पर हमले के दौरान बंजार को सलाह देते हुए पाते हैं। बहुत से ग्रामीण बंजार से खबर मांग रहे हैं और बंजार उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना देता है जिसे उन्हें सुनने की जरूरत थी। बंजार ने दिन रात पहरा दिया और बेबीलोन के शत्रुओं को शहर में घुसने की कोशिश करते देखा। 3 सप्ताह और 5 दिन के बाद शहर की सुरक्षा ने साबित कर दिया कि वे कितने अच्छे थे और हमलावर हार गए। बंजार इस सब पर नजर रखता है और जब दुश्मन हार जाते हैं तो वो इसका इस्तेमाल उन नागरिकों को साबित करने के लिए करता है जो उससे सलाह मांग रहे थे कि वो सही साबित हुआ था, और ये कि बेबीलोन इतना मजबूत था कि वो सभी के बल का सामना कर सके। बंजार इसका उपयोग शहर की ताकत को दर्शाने के लिए करता है और नागरिकों को संदेश भी देता है, हम पर्याप्त सुरक्षा के बिना नहीं रह सकते। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन के ऊंट के व्यापारी। इस चैप्टर में लेखक ने कर्ज से बचने के उपाय बताए हैं। लेखक ने कर्ज से बचने के उपाय को एक कहानी के माध्यम से बताया है कि तरकाद नाम का व्यक्ति जो बेबीलोन में रहता था कर्ज में डूब चुका था। इस स्थिति में उसकी मुलाकात ऊंट के व्यापारी दवजीर से हुई, जिसने उसे अपने बारे में बताया कि कैसे वो भी कर्ज में डूब गया था, जिसकी वजह से उसे जेल तक हुई, गुलाम बनना पड़ा। उसे सीरिया के मुखिया ने खरीद लिया था। वहां वो मुखिया की पत्नी सीरा की ऊंट की देखभाल करता था, लेकिन उसे वो कार्य पसंद नहीं था। ये जानकर सीरा ने उसे एक महत्वपूर्ण बात बताई कि वो आखिर क्या महसूस करता है, गुलामी चाहता है या आज़ाद नागरिक बनना चाहता है। अगर गुलाम नहीं रहना है तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस बात को अपनाकर देवजीर ने कड़ी मेहनत की और अपने कर्ज चुकाए और बेबीलोन का प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। अगर कुछ करने की ठान लो तो रास्ता अपने आप बन जाते हैं। द क्ले टैबलेट्स। इस चैप्टर में लेखक ने कर्ज से छुटकारा पाने के कुछ तरीके बताए हैं जो देवजीर ने टैबलेट्स में लिखे थे, जो बेबीलोन की खुदाई करने पर मिले, जिसका जिक्र प्रोफेसर अल्फ्रेड एच श्रेबरी ने एक अन्य प्रोफेसर फ्रैंकलिन कोडबेल से किया कि कैसे उन तरीकों को अपनाकर वो कर्ज से मुक्त हो गए थे। कर्ज से छुटकारा पाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी कमाई का 10% सेव करना चाहिए। परिवार और खुद को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए पैसे बचाने चाहिए। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। 70% परिवार की ज़रूरतों का ख्याल करके उपयोग करना चाहिए। इससे ज़्यादा खर्चा करने से बचना चाहिए। कमाई के 20% से अपना कर्ज चुकाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जिन भी लोगों से कर्ज लिया है उनके नाम की लिस्ट बनाना, साथ ही कितना कर्ज लिया है लिखना चाहिए ताकि समय पर चुका सकें। पॉइंट नंबर 3, जिनको भी कर्ज देना हो उनसे मिलना और माफ़ी मांगना
और ये विश्वास दिलाना कि वो अपनी कमाई के 20% से धीरे धीरे कर्ज चुका देंगे। पॉइंट नंबर 4, अपनी योजना के अनुसार ही चलना और पालन करना। 70% परिवार के लिए, 10% बचत करना, 20% से कर्जा चुकाना। पॉइंट नंबर 5, कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य में डटे रहना और पालन कर उसे पूरा करना। द लकीस्ट मैन इन बेबीलोन। इस चैप्टर में काम की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा गया है, जिसका जिक्र शारूनादा की कहानी के माध्यम से बताया गया कि किस तरह शारूनादा पहले गुलाम था, बाद में बेकरी में काम करके सड़क पर केक बेचकर कड़ी मेहनत कर पैसों की बचत करता था, जिससे प्रभावित होकर अरतगुला ने उसे अपने गुलाम के रूप में खरीदकर आज़ाद कर दिया और अपना पार्टनर बना लिया। जिससे पता चलता है कि काम की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की समरी। हम आशा करते हैं ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।